सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, ऑपोजिशन की इन पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात को देखकर मुझे मिर्ज़ा गालिब याद आ गए। क्या खूब कह गए मिर्ज़ा साहब कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। बड़े बड़े दावे किए, धमकियाँ दी, जलसे, रैलियाँ, इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च की तड़ियाँ और डेडलाइन पर डेडलाइन, लेकिन नतीजा क्या निकला? सब कुछ इंसान नतीजे के लिए करता है, नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। अपनी सियासत ही डेडलाइन पर पहुंच गई। क्या करे बेचारी ऑपोजिशन की आदत, हर हुनर आजमा कर देख लिया, हर फार्मूला आजमा कर देख लिया, लेकिन हुकूमत की सेहत पर ज़रा सा भी असर नहीं हुआ। अच्छा, कहते हैं ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं होती, जितने मर्जी ख्वाब देखें। अब ये भी इन्हें हक हासिल है कि अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दें, लेकिन एतराज़ उस वक्त बनता है जब आप अवाम को ये झूठे ख्वाब दिखाते हैं, यानी उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, और वो भी अवाम दोस्ती का नाम ले लेकर। मेरी आज हाथ जोड़कर ऑपोजिशन की आदत से दरख्वास्त है कि ये जुल्म ना करें अवाम पर। अवाम का क्या कसूर है? क्योंकि दोस्ती एक खूबसूरत एहसास का नाम है। आप समझ लें कि एतमाद का नाम है, और एतमाद के बगैर कोई भी रिश्ता चल नहीं सकता। दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। दुख में सुख में काम आने का नाम है दोस्ती, साथ निभाने का नाम है। अच्छा और मुखलिस दोस्त पता है कौन होता है? जो दोस्त की मुश्किल दूर करता है, बगैर पूछे बगैर बताए दूर करता है। वो दोस्त नहीं होता जो अपनी सियासत बचाने के लिए कोरोना के दौर में अपने दोस्त को जलसों में बुलाकर उसकी जान ही खतरे में डाल दी। कैसी दोस्ती है कि दोस्त को बुलाएं और जान खतरे में डाल दें? और दोस्ती की जो जीती जागती मिसाल है, अगर आपने देखनी तो आप पता है क्या देखिए, पाक चीन दोस्ती को देखिए। आप 31 जनवरी तक हुकूमत गिराने के ख्वाब को ताबीर देना चाहते हैं, चाहे इसके नतीजे में पैदा होने वाले जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, कितनी भी दुश्वार क्यों ना हो जाए, लेकिन आप चूंकि ये चाहते हैं तो आप तो करेंगे। आपने कभी किसी की सुनी है? आप तो नहीं सुनेंगे। और हमारा जो दोस्त मुल्क चीन 31 जनवरी तक 5 लाख कोरोना वैक्सीन फराहम करके पाकिस्तानियों की जान बचाने की फ़िक्र में। तो अब आपको समझ आई नाज़रीन कि दोस्ती क्या होती है और दुश्मनी क्या होती है। और दोस्ती 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 का दावा करने वाली जो मुनाफिकत है वो क्या होती है कि दर हकीकत वो दुश्मनी होती है, लेकिन नाम दिया जा रहा था दोस्ती का। लेकिन ये जो चीन की मैंने आपको एग्जांपल दी, इसे कहते हैं दोस्ती, असल दोस्ती, सच्ची दोस्ती, अच्छा ताल्लुक, सच्चा ताल्लुक, खरा ताल्लुक। ये है पाकिस्तान का एहसास, यानी आम पाकिस्तानियों का एहसास। मुझे समझ नहीं आता कि ये एहसास PDM की आदत को आखिर क्यों नहीं है। ये तो हमारे अपने हैं, और अपनों से ज़्यादा एहसास कोई गैर कैसे कर सकता है? ये हमारे अपने हैं, और दूसरा इन्हें रहबरी का भी दावा है, लेकिन फिर भी ये सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। समझ नहीं आती कि क्यों, ये जानते हुए भी कि सियासी अदम इस्तेहकाम अगर फैला तो उसका पहला निशाना कौन बनेगा? अवाम, जिसके नाम पर ये बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि सरमायाकार सरमायाकारी से हाथ रोकेंगे। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम फैलता है, फैक्ट्रियों पर ताले पड़ेंगे। जब फैक्ट्रियों पर ताले पड़ेंगे तो क्या होगा? कारोबार मुतासिर होगा, और सियासी अदम इस्तेहकाम से क्या होगा? बेचारे अवाम सफ़र करेंगे, मुश्किलात का शिकार होंगे। अच्छा, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे। यानी इसको ढिठाई की आप मिराज कहते हैं कि ढिठाई की मिराज में जा बैठे हैं लोग। आपको याद है ना कि कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी और बहुत ख़तरनाक हो रही थी, और दुनिया ने एहतियात का लेवल बढ़ा दिया था, SOP सख्त कर दिए थे, क्योंकि अवाम की जान बचाना सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन ये फिर भी जलसे करने से बाज नहीं आ रहे थे। इनकी गंगा हमेशा की तरह उल्टी बह रही थी। हुकूमत अपीलों पे अपीलें कर रही थी। कई कारकुन, कई सियासी रहनुमा कोरोना का शिकार होकर दुनिया छोड़ गए, लेकिन ये फिर भी मुल्क में जलसा 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 खेलते रहे। हुकूमत पे इल्ज़ाम 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 लगाते रहे, और वो कोरोना की आड़ में छुप रही है, ये कहते थे। इदारों पर हमले करते रहे, मुल्क दुश्मनों की बोलियाँ बोलते रहे, और बाज नहीं आए। अब सवाल यह है कि ऐसा करके चले इन्होंने कर लिया सब कुछ, सारे ड्रामे कर लिए, बड़ी बड़ी फिल्में चला ली, लेकिन क्या कर लिया? नतीजा क्या निकला? कौन सा पहाड़ सर कर लिया? कौन सा तीर मार लिया? फ़ायदा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? मिला क्या? हाथ का क्या आया आपके? अवाम की जान को ख़तरे में डाल के। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब एक बात बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये चोरों का टोला है जो इकट्ठे होकर क्या मांग रहा है? NRO।
अब बच्चा बच्चा जानता है कि चोरों का टोला इकट्ठा होकर क्या मांग रहा है, एनआरओ मांग रहा है, ऐसा इमरान खान साहब कहते हैं जो मुल्क के वजीर आज़म है। लेकिन वो इनके सामने झुकेंगे नहीं। वो ये भी कहते हैं, ये हुकूमत की इसी साबित कदमी का आप असर कह लें कि अब जब इन्हें नाकामी सामने नज़र आने लगी है तो सबकी अकल भी ठिकाने आने लगी है। इसीलिए ज़ाती मुफाद जो कश्ती है ना, अब बाकायदा ये हिचकोले खा रही है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए नाज़रीन। पीडीएम 11 जमातों का एक आप समझने की मजमूआ है। हर जमात के अपने अपने मफादात हैं, अपने अपने मफादात हैं और अपने अपने नज़रियात हैं। वैसे सबका मुश्तरका भी एक नज़रिया है और वो नज़रिया ज़रूरत। लेकिन एक और चीज़ जो मुश्तरक है, जो एक है, वो क्या है? इंतशार की सियासत। पाकिस्तान में किसी तरह इंतशार फैलाया जाए। ये महमूद खान अचकज़ई का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा, देखिएगा नाज़रीन। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। आप बगावत पर भी उकसाएं और ख़ुद को फिर बागी भी ना कहने दें कि बगावत, हम इस पर उकसाएंगे भी लोगों को और ख़बरदार हमें किसी ने बागी कहा। आप कौमी ज़बान के बारे में भी ज़बान दराजी करें खुल के, और फिर आप इसी कौम से एक्सपेक्ट करें, तवक्को करें कि इसके लोग आपके जलसों में शिरकत करके आपको राज़ी करेंगे। कैसे लोग हैं आप? कौन लोग हैं आप? क्या सोच है आप लोगों की? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? पाक फौज जान पर खेलकर सरहद पर बाड़ लगाए, दहशतगर्दों का रास्ता रोके, अवाम की जान को, माल को, सरहद को महफूज बनाए और आप उसे उखाड़ फेंकने की हर्जा सराई करें, और फिर आप ये चाहें कि पाकिस्तानी आपके इस बयान पे भी आपकी मदद सराई करें। कैसे? आप कराची जाएं तो कराची वालों का दिल तोड़ दें, लाहौर जलसे में लाहौरियों के दिल बाकायदा जख्मी कर दें, छलनी कर दें, और फिर भी आपकी ख्वाहिश आपकी कि आप रहबरी करें। ऐसे नहीं होता अचकज़ई साहब। ये कौन सी हुब्बुल वतनी है? ये कैसी वतन से मोहब्बत है? ये किस किस्म की जमहूरियत की खिदमत है? अवाम आप लोगों को जान चुकी है, और ये बात आप लोगों को जितनी जल्दी समझ आ जाए आपका फ़ायदा है कि अवाम आपको जान चुकी है, आपको पहचान चुकी है कि आप लोगों की हकीकत क्या है, आपकी असलियत क्या है, आप लोग चाहते क्या हैं। आपका ये जो मुल्क दुश्मन बयानिया है, सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, आपको ले डूबे। और सच है कि पीडीएम का जो अभी पीडीएम का पूरा पोल है वो खुलकर सबके सामने आ गया है कि पीडीएम टोले का एजेंडा बेसिकली क्या है, कहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। अब इसीलिए तारीख पर तारीख भी देनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हर उल्टी पड़ रही है, क्योंकि पीडीएम की इस सियासी टीम का हर खिलाड़ी अपने अपने मफादात के चक्कर में पड़ा हुआ है। यानी आपस में भी एक पेज पर नहीं है ये, जहाँ जिसको मौका मिलेगा ना दूसरे को साइडलाइन करके आगे जाएंगे। और जो पीडीएम की तकसीम की खबरों पर वो क्या करती थी खातून, हा 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 करती रहीं, अब उन्हें भी अपना अंजाम सामने नज़र आ रहा है। इसीलिए उनका जो लहजा है ना बड़ा तब्दील हो गया। कहते हैं ना जब लहजे में तब्दीली आ जाए तो फिर कॉन्फिडेंस में कोई कमी होती है और उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है। ज़रा सुनिएगा क्या करती हैं अब ये। अच्छा, पता नहीं नाज़रीन, आज मुझे पीडीएम की जो क़यादत है, इनकी सियासत और हालत देखकर शेर याद आ रहे हैं। बचपन में एक शेर हम बड़े शौक़ से दोहराया करते थे, आपको भी याद होगा। नून लीग की नायब सदर का जवाब देखकर आज मुझे वही शेर याद आ गया है। बड़े कमाल का शेर है, और ये मुझे नहीं याद कि शेर लिखा किसने है, लेकिन शेर वालों के लिए ये ज़रा कमाल का शेर होगा। ज़रा सुनिएगा शायर ने क्या कहा है। समझ कर समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, समझ कर भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम जलसे में बिलावल जरदारी नज़र नहीं आए। बिलावल कोयटा नहीं गए, मर्दान नहीं गए। अब इस जानिब जब तवज्जो दिलाई गई तो मोहतरमा ने बड़ी क्या कहा, हा हा हा, और उनका ये हा 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 सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था। इस हा 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 के साथ दावा ये भी था कि पीडीएम तकसीम नहीं हुई, ना कभी होगी, ना को कर सकता है। लेकिन पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में नून लीग की नायब सदर की शिरकत और बिलावल की गैरहाजिरी। पीडीएम की तकसीम पर मोहर नहीं है तो फिर और क्या है बताइए, और क्या होती है तकसीम। नून लीग की नायब सदर से सवाल और इसका जवाब अपनी जगह। बॉडी लैंग्वेज, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है। आपका चेहरा, इस पर सब कुछ लिखा होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे। अब ये जो बॉडी लैंग्वेज है या एक्सप्रेशंस है, ये बड़ी गेम है। बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है कि पीडीएम की दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली हो गई है। अब इसको काला करने में नवाज शरीफ साहब के बयानिए का बहुत बड़ा हाथ है, सबको पता है। जो एनआरओ ना मिलने पर गुस्से में बहुत ज़्यादा आग बगोला हो गए और अपनी करप्शन छुपाने में नाकामी का गुस्सा उन्होंने कहा चले मुल्क में निकाल लेते हैं। मुल्क में निकालना शुरू कर दिया। मुल्क की सलामती के जामिन इदारों पर बगैर सबूत के इल्ज़ाम तराशी और फिर नाम ले लेकर अस्करी क़यादत पर चढ़ाई। इसमें कोई शक नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके इन बयानात ने वतन से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं यानी हर पाकिस्तानी का दिल तोड़ा है, और साथ ही साथ भारत में
नवाज शरीफ साहब के इन्हीं बयानात को सुनकर जश्न मनाया गया है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर दुश्मन आपकी बात पे जश्न मनाता है तो फिर आप क्या हुए? फिर वो लफ्ज़ बोलूँगी तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। ये कैसी हुब्बुल वतनी है कि दुश्मन जश्न मनाया आपके बयानात पे और मुहिब्बे वतन लोगों के दिल दुखे आपके बयानात पे। शायद इसीलिए पीपल्स पार्टी का पीडीएम बयानिए के साथ चलना मुश्किल से मुश्किलतर हो गया। मंझी हुई पार्टी है पीपल्स पार्टी, बड़ा सोच समझ कर फैसले करती है। ये पीपल्स पार्टी की एक अच्छी बात है जिसका क्रेडिट मैं खुलकर पीपल्स पार्टी देना चाहूँगी कि वो हुकूमत की मुखालफत में, रियासत की मुखालफत से ना सिर्फ खुद बाज रही बल्कि ये ख्वाहिश रखने वालों को भी इस मुल्क दुश्मनी से बाज रखने के मशवरे भी देती रही, कोशिश भी करती रही है। जहाँ पर जितनी तारीफ़ की जाए पीपल्स पार्टी की उतनी कम है। मुफाहमत के जादूगर ऐसे नहीं कहा जाता, मुफाहमत के बादशाह ऐसे नहीं कहा जाता आसिफ अली जरदारी साहब को। एक क्लिप होगा जरदारी साहब का, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा, जरदारी साहब का मशवरा अगर देखा जाए ना तो बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने सियासत के महाज पर ज़िंदगी गुजार दी है। बहुत अच्छा उन्होंने मशवरा दिया कि वो इसकी ऊंच नीच को अच्छी तरह से समझते हैं। इन्होंने माजी में भी उस वक्त पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फेरा था। ऐसा ही है नाजरीन, जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान के दुश्मन कोई बड़ा वार करने की साजिश कर चुके थे। अब मैं इसे पीडीएम की बदकिस्मती कहूँगी कि उसने जरदारी साहब से सीखने की कोशिश नहीं की। हालांकि जरदारी साहब ने कहा कि हमें ना सिखाएं, हमसे सीखें, लेकिन सीखे तो वो ना जो थोड़ी बहुत अकल रखता हो, जिसकी पूरी अकल या कहते हैं पंजाबी से माती मारी गई होए, वो क्या सीखेगा क्या जरदारी साहब से? क्योंकि जब दिल मुल्की इदारों के बुग्ज से भर जाएं, ज़ाती मुफादात ही आपकी तरजीह हो, तो फिर ऐसी आवाज़ें सुनाई नहीं देती जो आपको कुछ समझाना चाह रहे हो। अकल पे पर्दा पड़ जाता है तो आपको ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। अब इसका भी बड़ा अच्छा इलाज किया है पीपल्स पार्टी की क़यादत ने। बिलावल जरदारी का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा टीम। अच्छा नाज़िर, सुना आपने, ये तीर हम कह सकते हैं कि बड़ा निशाने पर लगा। यानी जो इस्तीफ़ा लेने निकले थे, इस्तीफ़ा लेने में इस्तीफ़ा देने में बड़ा फ़र्क होता है। जो इस्तीफ़ा लेने निकले थे इस्तीफ़े देने पर आ गए, और फिर ये जो इस्तीफ़े हैं लतीफ़े बनते हुए दुनिया ने देखे। लेकिन अभी ये सियासी लतीफ़े ख़त्म नहीं हुए हैं। ज़रा गौर कीजिएगा कि अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यानी अपनी कश्ती डूबती हुई दिखाई दे रही है, फिर भी मान नहीं रहे। और पीडीएम का दावा क्या है कि असम्बलियाँ धांधली की पैदावार है, हुकूमत जाली है, नकली है, फेक है, बिल्कुल जाली है। इस इल्ज़ाम का कोई सबूत इनके पास है नहीं, लेकिन फिर भी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चलें जी ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मान लेते हैं इनकी बात कि असम्बलियाँ धांधली से बनी हैं, हुकूमत जाली है। अच्छा, तो फिर पीडीएम वाले ये बता दें कि वो इस जाली पार्लियामेंट में बैठने के लिए बेताब क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं? और इसका जवाब पीडीएम के पास नहीं होगा। ज़िमनी इंतखाबात हों या फिर सेनेट इलेक्शंस हों, सेनेट इंतखाबात हों, इसमें हिस्सा आखिरी लोग क्यों ले रहे हैं? अब इसका जवाब भी इनके पास नहीं होगा। अगर जवाब है तो प्लीज़ दीजिएगा। आवाम को आपने जलसों में, रैलियों में बहुत ज़्यादा ज़लील किया। उन्हें बताएं अब ये क्या ड्रामा है? जिस पार्लियामेंट को आप धांधली ज़दा कहते हैं, कहते नहीं थकते हैं, अगर उसमें बैठने के लिए आपने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने थे या सेनेट इंतखाबात लड़ने थे, तो फिर कोरोना के दौर में, सख्त सर्दी के मौसम में इन्हें जलसों में घसीटा ही क्यों? हैं आपके पास इन सवालों के जवाब? नहीं दी ना आपने वोटर को इज्जत? क्यों नहीं दी आपने वोटर को इज्जत? और उधर से कोई जवाब नहीं आने वाला, क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। ना जवाब है और ना ही कोई एजेंडा है। और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इनके लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। ज़रा देखिए नाज़रीन, ये वही केस है जिसके लिए पीडीएम वालों ने इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरा किया था और झूठ बोला था कि हुकूमत इसकी राह में रुकावट डाल रही है। अब वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद इनकी बाकायदा कहते हैं ना, नींदें उड़ जाना, इनकी नींदें उड़ गई हैं। यानी लेने के देने पड़ गए हैं। फॉरेन फंडिंग केस की अवाम के सामने समाअत हुई तो फिर क्या होगा? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नवाज शरीफ वापस आएंगे केस की समाअत के लिए, ये तो सोचना भी ना। और ये केस नाज़रीन बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम केस है। जो अपोजिशन हुकूमत से सफाइयाँ मांग रही थी, अब उसी अपोजिशन में मौजूद हर जमात को अपनी अपनी पड़ गई है, देने पड़ गए। अब इसीलिए JUI के सरबराह ने मजहब कार्ड बाहर निकाल लिए। यानी मार्केट में पहले भी कार्ड बड़ी दफ़ा मुतारिफ करवाया गया, अब दोबारा यानी सिचुएशन को देखते हुए दोबारा इस कार्ड को मुतारिफ करवाया गया है सियासी मार्केट में। लेकिन जैसे पहले सारे हरबे, इनके सारे प्लान जो चौपट हो गए, नाकाम हो गए, बुरी तरह से पिट गए, नाकाम हो गए, फ्लॉप हो गए, ये भी फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि वक्त अब बदल चुके और अवाम हकीकत को जान चुके हैं। जैसे सियासी कार्ड फेल हुआ था, ऐसे ये जो मज़हब कार्ड है ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे
नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है और अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने हैं। अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ के खिलाफ चलने वाले जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके जल्द फैसले का मुतालबा भी कर दिया है। अब गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, आपको याद होगा, जलसा किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर कार्रवाई जारी है। ये बहुत ही अहम और हसास केस है। इस केस का फैसला मेरिट पर और बगैर किसी खौफ और दबाव के किया जाएगा। अब दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या फैसला किया जाता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर तज्जियाकार आरिफ निज़ामी साहब, किसी तारुफ के मोहताज। निज़ामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं अफजल खान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की इस वक्त 3 सूबों में और विफाक में हुकूमत है, आपको पता है। पीपल्स पार्टी सिंध में और नून लीग के भी बड़ी तादाद जो है वो अरकान असम्बली है। अगर इनमें से किसी भी पार्टी के खिलाफ फैसला आता है खान साहब, तो उस पार्टी की क्या हुकूमत रहेगी या अरकान मेंबर रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़िज़ा, एक चीज़ बड़ी वजाहत से ये मैं बताना चाहता हूँ ताकि एक आम आदमी भी समझ सके कि पार्टी को जो फाइनेंस लोग करते हैं उसमें एक तो यह है कि पार्टी चंदा लेती है, डोनेशन लेती है और उसको उसके दोस्त अहबाब या चाहने वाले उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा ये कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट किसी सियासी जमात को पैसे दे, ये है वो ममनुआ फॉरेन फंडिंग। इसको मैं आपको छोटा सा मिसाल दे दूं कि रा की तरफ से MQM को एक वक्त में ये BBC की स्टोरी आई थी कि उनको फंडिंग की गई है। एक्चुअली अगर वो केस भी तब MQM के ख़िलाफ़ बनेगा जब हुकूमत वक्त उसको इनिशिएट करेगी और वो उसको इलेक्शन कमीशन को कहेगी कि इनके बारे में ये इल्ज़ाम है और इस पार्टी को बैन किया जाए, उसका जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाए। आप समझे कि वो पार्टी डिज़ाल्व हो गई, उससे रजिस्ट्रेशन वापस। अच्छा, अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 40 साल में हमारी सियासी जमातों में मुझे कभी भी पता नहीं चला कि किस सियासी जमात का, जो बड़ी सियासी जमातें हैं जहां आपको पता है और हर आदमी को पता है कि उनकी जो विनिंग वो टाइम होता है तो उनके टिकट बिकते हैं, लोग उसके लिए 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ किसी भी बहाने से दे देते हैं, लेकिन वो पार्टी में चले जाते हैं। और लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ख़जानची कौन था, ट्रेजरर कौन था, और ये पैसे अमूमन उनके लीडरशिप की जेबों में चले जाते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा किया, लीडर ज़्यादा थे, आवाम कम थी, लेकिन मुझे फिर भी खुशी है कि इस पर एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इलेक्शन कमीशन बेदार होकर अपना रोल अदा करे। मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन मेरा इदारा है, मैंने उसको इज़्ज़त दी और मैंने ऐसे काम करने की कोशिश की कि उसकी क्रेडिबिलिटी, अब इज़्ज़त जो है ना वो आपको अर्न करना पड़ती है। इलेक्शन कमीशन अपना एक विंग बनाए जिसमें पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो हर साल अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ उनको देते हैं, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, उनके पास ऑडिटर्स हों और उनके पास FBR के साथ कनेक्शंस हो कि कौन आदमी खिदमत कर रहा है और कौन आदमी की वो जो कास्ट वैल्यू और फाइनेंशियल उसका वो एसेट्स बढ़ रहे हैं। बात यह है कि अब बात उस तरफ आती है कि पार्टी, कौन सी पार्टी डिज़ाल्व होगी। PTI एक वाहिद पार्टी है, उनको तजर्बा था खासकर शौकत खानम की वजह से, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मैं ख़ुद भी उन पर ट्रस्ट करता हूँ, शौकत खानम के सिलसिले में भी, इसलिए कि दुनिया का एक वाहिद ऐसा इदारा है जहाँ गरीब आदमी की, कैंसर के पेशेंट की ऐसे ट्रीटमेंट होती है जो तसव्वुर से बाहर है। वो दुनिया में उसकी वाहिद मिसाल है और वो अब भी चलता है मुसलसल चैरिटी पे। इसी तरीके से उन्होंने अपने डोनर्स से हमेशा उन्होंने, और बेपनाह उनके डोनर्स हैं और वो पाकिस्तानी हैं,
जी। पाकिस्तानी अगर किसी यहूदी के फर्म में काम कर रहे हो या इंडियंस के जैसे यूएई में है और बड़ी बड़ी जगहों पे हमारे पाकिस्तानी कितना डायस्पोरा है और वो मुख्तलिफ इदारों में काम करता है, उन इदारों में काम करने वाले अगर वो यहाँ पे ये जो जिस यहूदी इदारे की बात करें, ये कोई ज्यूइश लायर है, सही। उसकी फर्म में कोई असगर अली पाकिस्तानी है, सही। उसने $950 का चेक दिया है और वो भी बेसिकली उसके पास उसने कहा कि ये हमने बेसिकली अपने इदारे को तो अपनी तरफ से दिए, लेकिन उस वक्त मेरे पास ये चेक था तो मैंने इनको ये दिया और उसके ऊपर उसका अपना नाम लिखा हुआ है। तो $950 जो उसने दिए हैं पीटीआई को, उससे पार्टी बैन हो जाएगी? नो। अगर कोई साबित भी कर दे कि ये ममनुआ रकम है, ये ड्रग मनी है, ये ख़राब पैसा है, तो ये पैसे जब्त होंगे, पार्टी को कुछ नहीं होगा, पार्टी की हुकूमतों को। हाँ, एक और बड़ी अच्छी बात हो गई सही। कि इमरान खान, मैं पहले से कहता था, हमें हर इदारे में, मेरी जितने भी इंटरव्यूज आप पिछले देख लें, मैंने सब में कहा था कि ये जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी कमेटी बनी हुई है जो स्क्रूटनाइज करती है फंड्स को, पार्टी फंड्स को, जितने भी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जिनको जो खा वो ठीक है। मदरसे के नाम पे फंड्स लें या सही। खालों के किसी भी तरीके से जो वो फंड्स, ठीक है तो जी। उसके ऑडिट्स इनके पास होनी चाहिए और वो जब ऑडिट होगी उससे पता चले कि जी ये जायज़ मनी है कि नाजायज़ मनी है। ठीक है, अगर नाजायज़ मनी होगी, ठीक है, मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ, मैं निज़ामी साहब को ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। निज़ामी साहब, तहरीक इंसाफ 2018 में चाहती थी कि इस केस को खामोशी से चलाया जाए, बहुत खामोशी से, और केस की पेशरफ भी सामने ना आए, लेकिन अब अचानक से आप देख रहे होंगे निज़ामी साहब कि इमरान खान साहब तमाम केस मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। अब इसे लोग यू टर्न ही कह रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ का यू टर्न लोगों को समझ भी नहीं आ रहा। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, तमाम हकाइक पर, तमाम खबरों पर नज़र रखते हैं, तमाम मामलात पर नज़र रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये यू टर्न की वजह क्या है? दरअसल ये मुस्बत यू टर्न है। जी जी। कुछ भी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल आपका बिल्कुल बरमहल है कि अगर आप 6 साल तक जी इस हर पापड़ बेलते रहे, कानून को बदलने की कोशिश बिल्कुल। की, चैलेंज किया इस इलेक्शन कमीशन को कि उसके पास अख्तियार ही नहीं कोर्ट्स में, अकबर एस बाबर जो हैं वो लेकिन मुसलसल लगे रहे और परसूल करते रहे, तो ना तो इस केस में बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने दिलचस्पी ली और ना ही खान साहब जो उस वक्त अपोजिशन में थे इन्होंने दिलचस्पी ली। और चाहिए तो ये था कि हुकूमत में आने के बाद, अब ये 2.5 साल हो गए हैं, उन्हें पहला काम ये करना चाहिए था कि बल्कि इलेक्शंस के इनेकाद से पहले कर देना चाहिए था कि जी मैं बिल्कुल क्लीन आना चाहता हूँ, ये हिसाब है और ये मेरा वो है। तो अब जब तक किसी भी चीज़ सामने नहीं आएगी तो ये समझ नहीं आएगी बात कि आया ये क्या वजह है। दूसरी ये बात कि अपोजिशन ने इसको उछाला है कि जी यहूदियों और भारत के पैसे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऐसी बात है या नहीं। बहरहाल ये एक ऐसा हर आदमी पे पाकिस्तान में यहूदी या भारतीय एजेंट का इल्ज़ाम लग जाता है और ख़ुद पीटीआई अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाती रहती है और अब उन पर भी लग गया है। अच्छा निज़ामी साहब, ये भी समझ नहीं आती कि आप जिस तरह मरियम को आप सुन लें, मौलाना साहब को सुन लें, अब ये लोग भी बार बार ये बात कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं, तो 2014 में हुकूमत किसकी थी? तो ये तो सवाल फिर बनता है, तब क्यों नहीं ये बात खुलकर इस पर एक्शन लिया गया, या क्या मामला था, क्या कोई हर्डल थी, क्या हर्डल थी, आपको क्या समझ आता है? और फिर अब ये बातें हो रही हैं, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही, यानी सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे बात को तूल दी जाती है। जी अपोजिशन को देखे ना, इस वक्त दीवार से लगी हुई है। खान साहब उनको चोर डाकू वो चक्के जो भी कहते हैं, और इस वक्त तो शदीद बहादुर आई है और एक ज़ीरो सम गेम है। पीडीएम जो है रोज़ कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देती है तजाज के बाद। निज़ामी साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अभी जो टेन्योर आधा तकरीबन कंप्लीट हो गया हुकूमत का, तो क्या हुआ, क्या मजाक ही लगाए रखा है इन्होंने अवाम के साथ? वो कहते रहे कि हम एनआरओ नहीं देंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा, खान साहब हमेशा यही बातें करते रहे, और ये बार बार ये कहते रहे कि आप सिलेक्टेड हैं। अवाम को क्या मिला? अवाम तो रो रही है इस टाइम पे, सर पकड़ के बैठी हुई है कि ये थी तब्दीली। यही मैनेज करना। देखिए सबसे पहले तो 2 चीज़ें, वो सिलेक्टेड कहते रहे हैं अपोजिशन वाले, ये तो इलेक्टेड हैं और कहते हैं अपने आप को।
असल बात ये नहीं है, असल बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है आधी टर्म पूरी करने के बावजूद किसी भी महाज पे अपने वादे भी नहीं पूरे कर सके, और जो हुकूमत के बुनियादी फ़र्ज़ होता है, आप उसको चाहे रोटी कपड़ा मकान कह लें, तालीम कह लें, बेरोज़गारी हुई है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, सही लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव नहीं किया, जो इंसाफ का तहरीक इंसाफ का तो नाम ही इंसाफ है, वो नहीं फ्राहम हो सका। अगर एक महाज पे थोड़ा बहुत हुकूमत ने परफॉर्म किया तो वो तस्लीम करना पड़ेगा। कोविड-19 को हुकूमत ने कोई अच्छा ही हैंडल किया है, कोई उसके रिजल्ट इतने ख़राब नहीं जाओ अगर आप यूरोप और ऐसे मुल्कों से मुआवजा करें, लेकिन बाकी सब शोबों में ये नकिद है। अब इसमें एक तरफ ये है, दूसरी तरफ वही मतलब एक नफरत और एक कंटेम्प्ट कि जी ये तो सब चोर हैं, चक्के हैं, ये है वो है। तो वो भी जब वो दीवार का लगे हुए हैं, मसलन अपोजिशन की 90% लीडरशिप तो उन्होंने अंदर की हुई है, तो जाहिर है फिर वो भी अपने पर मार रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, वज़ीर रशीद साहब भी कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग जो केस है ना, कि पनामा 2 बन जाएगा। इस पर भी आपका मौक़िफ़ चाहूँगी। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद है, आरिफ निज़ामी साहब मेरे साथ मौजूद है। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। निज़ामी साहब आप तरफ आना चाहूँगी, बल्कि मैं पहले अफजल खान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो फॉरेन फंडिंग के केस साल साल चलते रहते हैं, और अगर ये फैसला अब भी ना हो पाए, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर ले, यानी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के बाद ये फैसला आ जाए और ये फैसला उनके खिलाफ आ जाए, तो फिर मतलब ये हुआ कि फैसला जो देर से आया उस वजह से एक गैर आइनी पार्टी मुल्क पर हुक्मरानी कर जाएगी। तो ये तो बड़ा अनजस्टिफाइड हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पर आएगी? कौन जिम्मेदार ठहरेगा इस बात का? डॉक्टर फिजा जी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहते हैं हिस्सा बकदर जुस्सा। ये केस इनिशिएट हुआ था 2014 में, आपने बड़ा सही बताया। 2014 से 2018 तक इसकी हुकूमत थी। उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं परसू किया? और मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता कि इलेक्शन कमीशन ने, मैं इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में मैं उस पर तनकीद करता हूं कि वो इतने फैसले को लटकाते क्यों हैं। इसलिए कि मुझे ख़ुद तजर्बा है, मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं ये पार्लियामेंटेरियन की डिग्रीज चेक करता था, और मैंने 6 महीने तक मैंने ये देखी, और 6 महीनों में मैंने 64 केसेस को प्रोसिक्यूशन के लिए भेजा। इसलिए कि 3 दफ़ा जब हेयरिंग होती थी तो मुझे पता चल जाता था कि कहाँ पे ख़राबी है और कहाँ पे वैसे कोई गलती है। बात यह है कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। हमारी जुडिशियरी को भी और हमारी जो आईनी इदारे हैं उन सब को ये जो कल परसों का मुजाहरा है उससे ये एक क्यू लेना चाहिए कि अब लोग इम्पेशेंट हो गए हैं। इन्होंने अगर इज़्ज़त से रहना है, इज़्ज़त कमानी है, तो उन्होंने उनके फैसले न्यूट्रल करने हैं, नॉट प्रो गवर्नमेंट, नॉट against opposition, but whatever the neutral justice required। बात यह है कि जो इस तरह के आप फैसले करेंगे, आवाम की नज़रों में भी इज़्ज़त होगी, आपके दुश्मन भी आपको इज़्ज़त की नज़र से देखेंगे। और जब आप ये नहीं करेंगे तो आप, जाहिर है तारीख़ तो आपको बुरा कहेगा ही, और हम भी जब यहाँ पे बैठेंगे तो हम गलत चीज़ को गलत कंडेम करेंगे, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। बात यह है कि ये जो 7 साल तक कोई भी केस, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उनको बैठना चाहिए, उनको डेली। और ये मैंने पिछले मैंने जैसे आपको बताया, कई उसमें कहा था कि जी आप इसकी लाइव, मुझे पता है कि इसमें केस में कितनी जान है और कितनी जान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन और दीगर हमारे इस तरह के आईनी इदारे जहाँ पे लोग इंसाफ के लिए जाते हैं, इस तरीके से लाहौर का मॉडल टाउन का भी केस है, उन लोगों को जस्टिस दिया जाए और जल्दी दिया जाए, वरना लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे आप फौजी अदालतों को लेके आएँ, स्पीडी जस्टिस हो। इसलिए कि इस वक्त जस्टिस अवेलेबल है सिर्फ अमीर तरीन आदमी को, और अमीर तरीन लोग पाकिस्तान में कितने परसेंट हैं? 22 करोड़ अवाम में से 0.01% के लिए यहाँ फैसिलिटीज़ हैं और बाकी के लिए कोई नहीं। ये निज़ामी साहब की बात की मैं तायीद करता हूँ कि पिछले 2.5 साल में भी ये जो PTI है, मैंने उसको सपोर्ट भी किया है और ये एक रे ऑफ होप की तरह हमें नज़र आती थी, लेकिन 2.5 साल में ये महंगाई हकीकतन
अच्छे खासे लोगों को उसने मुतासर किया है, तो आम गरीब आदमी का क्या हाल होगा। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं। जी ठीक है, अफजल खान साहब की आवाज़ शायद कोई प्रॉब्लम करी। निज़ाम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग केस है पनामा 2 बन जाएगा। मरियम नवाज फॉरेन फंडिंग केस पढ़ लें, अभी उनकी बहुत सी जायदादें निकलने वाली हैं। तो शेख साहब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं निज़ामी साहब? जी हाँ, देखें, ये पहले दिन जिस दिन ये ब्रॉडशीट की जो खबर है जी ब्रेक हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे बहुत एक्साइटेड थे। जी उन्होंने कहा जी ये पनामा से भी बड़ा एक स्कैंडल सामने आएगा और बड़े बड़े इंकशाफात होंगे। जी लेकिन बाद में जो कवि मौसवी साहब जो हैं, जो ये कंपनी उनकी बंद हो चुकी हुई है, उन्होंने मीडिया के साथ मुख्तलिफ इंकशाफात किए, जिसमें उन्होंने ख़ुद PTI को भी रगड़ दिया। एक बैरिस्टर साहब हैं, जी शायद गालिबन लंदन में रहते हैं, जी जी वो यहाँ प्राइम मिनिस्टर से मिले, फिर उन्होंने जाकर बड़े दावे किए। फिर कोई मलिक साहब हैं जिनके वालिद साहब बताया जाता है कि वो इसके मालिक हैं वसल, तो पाकिस्तानी कनेक्शन भी नहीं। ये सही है या गलत है, मैंने तो जो पढ़ा है उन बात कर रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता लगने लग पड़ा कि ये कवि मौसवी साहब जो हैं, ये कोई या तो बहुत बड़ा एडवेंचरिज्म कर रहे हैं, या इनकी यही ड्यूटी है कि पाकिस्तान में सबको गंदा करो। या थर्डली वो पैसे जो हैं वो तो ले चुके हुए हैं, वो चाहते शायद एक ये भी कहा कि उनकी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाहते हैं कि वो उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। ये का उसमें उससे उन्हें माली फ़ायदा भी होगा और कमीशन भी मिलेगी, किकबैक्स की। फिर उन्होंने एक और बात कही थी कि फ़लाँ आया, उसने कहा मुझे काट दो। फ़लाँ को रिटायर लाया था जिसका नाम नहीं पता, रिटायर्ड था, हाजिर था कि तुम कट दो। तो हर आदमी अपना कट भी मांग रहा था। तो देखा जाए तो इसकी जो ब्रॉडशीट की जो अपनी ये क्रेडिबिलिटी है वो इतनी ख़राब हो गई है कि ये आप ये देखें जो कमेटी है, एक इसको अगर किसी तरीके से ठप कर सके तो कर दे। मेरे जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ के बारे में तल्लुक़ है, और क्या नई बात वो लेके आएंगे, उनका तो कुछ छठा जो है वो पनामा गेट के अंदर आ ही चुका है। उससे को थोड़े और पैसे बढ़ा देंगे जो महज फिगर्स ही हैं अब, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन सब कुछ करने के लिए हमें प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए कि एक पाकिस्तान भी कोई इज़्ज़त है और ये सब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं। तो हमें ज़रा सोच समझ के ये बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान का एक मसला था, इसको खुद इस हुकूमत ने अपनी हमाकत की वजह से इंटरनेशनलाइज कर दी। ठीक है जी, अफजल खान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन इस केस को लेकर हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो सकेगी? डॉक्टर फिज़ा, मैं ये एक वाहिद चीज़ है जिस पे अपोजिशन का आपके तवज्जुह से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा। सही। ये इदारे बेदार होके जल्दी फ़ैसला करेंगे। और मैं एक चीज़ याद रखें, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी वहाँ पे चोरी चकारी नहीं होगी, जहाँ पे लाइट होगी वहाँ पे गलत काम नहीं होगा। ये जितनी भी हुकूमत जहाँ पे भी, खा वो ब्रॉडशीट हो या इलेक्शन कमीशन हो, जहाँ पे वो जाना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी की तरफ, तो आप समझ जाएं कि इसमें कोई चोरी गवर्नमेंट की तो है ही नहीं, तो लेकिन बाकियों की चोरियां निकल सकती हैं। इसलिए, और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जी जो पॉलिटिशियन हैं उनकी इज़्ज़तें, पॉलिटिशियंस ने अपनी इज़्ज़तें जैसे बाहर के दुनिया में की हुई है, जो बरतानिया के मेन पेज पे लीड छपती है, पायरेट्स ऑफ दी पेंट हाउस, और इस तरीके से वो एक कैमरून से एक बंदा हाथ मिलाता है तो वो फ्रंट पेज पे स्टोरी मैंने खुद देखी थी कि वो कैमरून को चाहिए कि वो अपने हाथ की उंगलियां, तो ये इमरान खान ने नहीं किया। ये वो अनवर मकसूद बड़ा शानदार कहते हैं कि हमारे सियासतदानों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि उनके घरों में इज़्ज़त की जगह ही नहीं रही। डॉक्टर फिज़ा, जब आप हुब्बे माल में इस हद तक अंधे हो जाएं कि आप मुल्क को, अपनी इज़्ज़त को, अपने, तो उसके बाद आपके लिए क्या फ्यूचर है?
आप इमरान खान आपकी इज्जत करवाएगा? कभी भी नहीं। वो आपको एक्सपोज करेगा और उसका फ़र्ज़ है कि जो भी गलत लोग हैं, और इमरान खान के साथ भी अगर कोई गलत लोग हैं तो उनको चाहिए कि उसको एक्सपोज करें। ठीक है जी, इदारों में जी। आए, इलेक्शन आखिरी कमीशन मिनट में में आए, निज़ामी साहब, मैं सबूत आपकी लेकर मौजूदगी आए। का फ़ायदा उठाते हुए, ज़रा आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं, तमाम चीज़ों पे नज़र रखते हैं, आपको लोग सुनते भी हैं, तो आप हुकूमत को, अपोजिशन को, दोनों को इस मामले में क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, आपने मुझसे कुछ पूछा? जी, आपसे पूछा, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी कि पूरी जो सिचुएशन है इसमें आप हुकूमत के लिए, ऑपोजिशन के लिए आपकी तरफ से क्या मशवरा होगा? मेरा तो ख्याल है कि हमें अदारे बनाने चाहिए और सही। ये इस किस्म की सीरियस इश्यूज़ को इतनी बयानबाजी की बजाय अगर बन गई है अभी कमेटी, इसको इंतज़ार करना चाहिए इस पर वर्डिक्ट का, और जो भी वर्डिक्ट होगा फिर वहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इसको गोलाबारी का अगर आप बनाएंगे ज़रिया, तो उसका फिर वही नतीजा निकलेगा जो इस वक्त निकल रहा है सामने। ठीक है जी, ठीक है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्र। डॉक्टर फिज़ाक अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।